नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर रहे होंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो बनता ही है, कमेंट तो बनता ही है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग किस प्रकार हिंदी को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे लिए भी जानना आवश्यक है कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपको यहाँ बैठ रहा है या नहीं। बाकी मेरा प्रयास सरलतम तरीके से आपको पढ़ाना है, सरलतम तरीके से आपको हिंदी को पहुँचाना है और हिंदी के और आपके बीच में एक पुल अर्थात एक ब्रिज बनाने का काम करना है, जो कि काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है। मेरा प्रयास और कोशिश मेरे मंच के द्वारा जारी है। मेरा मंच नॉकआउट एजुकेशन आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है कि हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं और आप भी पढ़ने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो रीट के एग्ज़ाम आ गए हैं, रेलवे के आ गए हैं और भी बहुत सारी भर्तियाँ निकली हुई हैं। चेक कीजिए, जानिए, समझिए, अपडेट रहिए और सरकारी नौकरी पाने के प्रयास में सफलता प्राप्त कीजिए। क्यों आपकी कोई भी इच्छा है सिर्फ हिंदी के कारण रुक जाए? क्यों आपकी नौकरी में खाली हिंदी के कारण विवाद आए? तो आइए पढ़िए हिंदी मेरे साथ सरलतम तरीके से और पाइए अपने सभी सवालों के जवाब। कोशिश तो कीजिए, क्या पता कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते मैं आपको बता दूं। तो पिछली वीडियो में क्या था, मैंने आपको बताया था शब्द के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि जो शब्द हैं वो किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। बोला था ना, शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। वो प्रकार कौन से हैं? एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में क्या आ जाता है? ऐसे अंक तक, और व्यंजन में आ जाता है क से ज्ञ तक। इसमें 4 संयुक्त हैं और इसमें अनुस्वर और नासिक, इसमें 2 अयोगवा और विसर्ग। अब ये वर्ण की जो प्रक्रिया है, शब्द बनने की जो प्रक्रिया है, वो इसी से ही होकर गुजरती है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्या है, हिंदी का पूरा बेस है, पूरा क्या है, नींव है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एक शब्द ले लेते हैं, सुनीता। अब ये शब्द है ना, इस शब्द को मैं तोड़ देती हूँ। से जमा उ जमा न जमा ई जमा ते जमा आ। स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बना है? सुनीता। स्वर और व्यंजन के मेल से सार्थक ध्वनि का प्रयोग करके हम जो शब्द बनाते हैं वो शब्द ही क्या है? हाँ, आगे हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन बनता है और वही साधन किस में तब्दील हो जाती है? भाषा में तब्दील हो जाती है। अब सुनीता तो देख लीजिए, यहाँ ये बन चुका है ना। अब हमें पता है इसमें ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है। क्रॉस इसलिए क्योंकि ये स्वर है, व्यंजन ये है। स्वर और व्यंजनों के परफेक्ट, ये यूं कहूं कि परिभाषित और मतलब एक पूरा अच्छे से कॉम्बिनेशन, एक ऐसा शब्द जो निकल कर आता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। सार्थक का अर्थ क्या हुआ? सही अर्थ। मैंने बताया था शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ निकले और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है परंतु फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं। मैंने यही बताया था आपको। अब ये जो शब्द हैं किसका मेल है? इसका मेल है। किसके द्वारा? इनके द्वारा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो हम शब्द को नहीं बना पाएंगे। और शब्द की सीमा मैंने आपको ये भी बताया कि शब्द जो हैं भाषा की मूल इकाई हैं। क्यों? जब तक हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कैसे? अपने विचारों को प्रकट करेंगे भी कैसे? और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? शब्द की। देखो, ये एक बास्केट है, इसमें कई प्रकार के शब्द पड़े हैं। दिख रहा है ना? हर शब्द वर्णों का मेल है। वर्ण क्या है? स्वर व्यंजन है। स्वर व्यंजन जिनकी संख्या 52 है ना, जिसमें से 2 अयोग वहा, 1 अनुस्वार, 1 अनुनासिक और 4 संयुक्त व्यंजन भी निकलते हैं। ये एक फलों एक टोकरी है और इस टोकरी को हमने ऊपर टांग रखा है, इसमें कुछ शब्द हैं। अब ये शब्द क्या है? स्वतंत्र हैं।
इनका अपना अस्तित्व है, अपना रूप है। लेकिन अब हमने आम ले लिया, आम शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं व्याकरणितक का प्रयोग करते हुए। कैसे? आम बहुत मीठा फल है। ठीक है, आम क्या है? बहुत मीठा फल है। हमें ये भी पता लग गया है ना, मीठा। समझ रहे हो ना कि आम क्या है? बहुत मीठा फल है। अब इस मीठे फल की परिभाषा क्या है कि वो बहुत मीठा है, अर्थात इसकी विशेषता है। विशेषता कौन सी है? इसका गुण है। किसका? आम का। आम क्या है? संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता है मीठा है। लेकिन देखो, अब आम जब तक अकेले था, उसका खुद का अस्तित्व था, वो एक शब्द था। लेकिन जब उस शब्द को उठाकर हमने उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो इसका खुद का अस्तित्व तो है, लेकिन एक अलग अंदाज में। तो ये शब्द क्या बन गया? पद बन गया, जिसकी खुद की कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन प्रयोग में आने के बाद वो और निखर जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पदबंध। अर्थात कई सारे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना और उनको बांध देना पदबंध कहलाता है। समझ में आया? इसी का हम क्या करते हैं? पद परिचय देते हैं। समझ गए ना? इन्हीं शब्दों का जब मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं तो हम इनका क्या देते हैं? पद परिचय देते हैं। किस रूप में? व्याकरणिक भाषा में। व्याकरणिक भाषा क्या होती है? इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल सब कुछ आ जाए, है ना। और जिनका सही तरीके से हम प्रयोग कर सकें। सही तरीके से प्रयोग करेंगे तभी तो जान पाएंगे, सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ शब्दों का वर्गीकरण किया। ये तो समझ गए शब्द क्या है, और इसी के साथ ये भी समझ गए होंगे कि पद क्या है ना। शब्द क्या है और पद क्या है, अच्छे से समझ गए हैं। अब मैंने शब्दों का वर्गीकरण किया था 4 में: उत्पत्ति स्त्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति स्त्रोत रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज हम खाली इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अर्थात उसके वर्ग बनाएंगे कि किस किस प्रकार के शब्द हमारी भाषा में आते हैं और अपने रूप को बदल भी लेते हैं। कई जगह हमें पता लग जाता है और कई जगह हमें पता नहीं लगता। अब कैसे ऐसा होगा, उसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं। देखो, स्त्रोत का अर्थ क्या होता है? किसी ने जाना है स्त्रोत का अर्थ क्या होता है? स्त्रोत का अर्थ है निकलने का स्थान। स्त्रोत का क्या अर्थ है? निकलने का स्थान। स्थान कैसे? जैसे प्रश्न उठता है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का निकलने का स्रोत या उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, है ना। गंगोत्री है हिमालय में। हिमालय की कुछ एक ऐसी धारा जहाँ पर लोग भी आ जा सकते हैं, हम भी आ जा सकते हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। तो गंगोत्री से क्या निकलती है? गंगा का उद्गम स्थल है, स्रोत है निकलने का। लेकिन वो जब उस पहाड़ से निकल रही है तो वो हमें पता है वहां से नाला बन के बाहर आ रहा है, वो उसका स्रोत है। पर किसी को आज तक ये नहीं पता लगा कि पीछे से कितनी दूर से उसका स्थल है। ऊंचे हिमालय को चीरती हुई उस छोटे से छेद में से निकलती है ना। तो ये उसका स्रोत हुआ। अब हमें ये जानना है कौन सा शब्द किससे आया। उदाहरण देख ले तो, इंजन शब्द है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन ये शब्द कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है। इंग्लिश का वर्ड है इंजन। हिंदी में हम बोलते हैं इंजन, इंजन, ठीक है ना। अब हमें नदी का तो उद्गम स्थल या स्रोत पता लग गया, लेकिन हमें शब्दों का भी तो स्रोत पता होना चाहिए ना, कहाँ से आया है। अब ये जो इंजन शब्द है ये कहाँ से आया है? मूल रूप से किस भाषा से आया है? मूल रूप से अंग्रेजी भाषा से आया है। कौन सी भाषा में आया है? हिंदी भाषा में आया है। उदाहरण के लिए रेल ले लो, है ना, रेलगाड़ी, है ना। मैंने कहा था हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें अलग अलग तथ्य हैं, हर बात प्रूफ होती है और वो खुद ही कह देते हैं कि मैं यहां से हूं। थोड़ा ध्यान तो देखो, हर प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा है। अब प्रश्न समझना भी तो आसान होना चाहिए ना, वही आपको बता रही हूं। अब
कोई भी शब्द का मूल रूप कहाँ से आया है? मैंने उदाहरण लिया था इंजन। इंजन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। कहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। इसके विषय में हम ये बता सकते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में संस्कृत भाषा से भी आए हैं, कुछ शब्द उर्दू भाषा से भी आए हैं, है ना, कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी हैं। तो उन्हीं शब्दों का हम यहाँ क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, हम जानेंगे। ये कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को हम कितने भाग में बांटेंगे? देखो, तद्भव के शब्द, तत्सम के शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। अब इसमें जो तत्सम तद्भव है ना, ये दोनों ही संस्कृत के पार्ट हैं, अर्थात संस्कृत के ही शब्द हैं। तत्सम तो वो हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में हिंदी में यूज हो रहे हैं, मतलब शुद्धता के साथ, जैसे संस्कृत भाषा में है वैसे की वैसे हिंदी में। और तद्भव क्या है? शब्द संस्कृत के ही हैं लेकिन थोड़े से परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। देशी शब्द हमारी अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में हम यूज करते हैं। विदेशी अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, अन्य भाषाओं के शब्द जो हम हिंदी में यूज करते हैं। अब संकर शब्द क्या है ये मैं थोड़ा लास्ट में बता दूं, सारा अभी पता लग जाएगा तो सारा आ जाएगा ना, है ना। अब हम बात करते हैं तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी और संकर। उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ? उत्पत्ति का अर्थ हुआ ये जानना कि शब्द कहाँ से निकला है, कहाँ से पैदा हुआ है, उसका स्थान कौन सा है, बाहर निकलने का स्रोत, साधन क्या है, साधन कौन सी है। यहाँ देखो, इंजन शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ है? अंग्रेजी भाषा में। और हिंदी में कहाँ, कौन से स्रोत से आया है? अंग्रेजी भाषा के स्रोत से। इसके निकलने का स्थान भाषा अंग्रेजी है और पैदा होने का स्थान अंग्रेजी भाषा में पैदा हुआ है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। अब तत्सम शब्द क्या है? मैंने बताया ऐसे शब्द जिनकी रचना पूरी शुद्ध है या जिनको हम पूर्ण जान लें। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्रोत के बारे में हम नहीं बता सकते, वो शब्द कहाँ से आए हैं, या यूं कहूँ कि कुछ कुछ शब्द हैं जो दो भाषाओं के रूप से मिलके बने हैं। उदाहरण के लिए अरबी और फारसी भाषा, है ना, सुनने, देखने, बोलने में एक जैसी है। जैसे असमिया और बांग्ला, असमिया भाषा और बांग्ला भाषा, ये दोनों एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चेंज है। जो प्योरेस्ट फॉर्म जानते हैं, जो मतलब अच्छे से समझते हैं, वो तो इसका अंतर भी बता देंगे, लेकिन बहुत सारी जगह अंतर हम स्पष्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य इन दोनों भाषाओं में एक जैसे हैं। कभी बोल के दिखाऊंगी। अरबी फारसी जन्म देती है उर्दू भाषा को। मैंने कहा था उर्दू क्या है? हिंदी की बहन है। उर्दू खुद एक भाषा नहीं है, वो तो इनसे निकली है। मैंने कहा ना, कुछ शब्दों के स्रोत के बारे में हम बता नहीं सकते। ये उर्दू भी क्या है? अरबी फारसी का एक स्रोत है, जो थोड़े से परिवर्तित होकर शब्द अन्य भाषाओं में यूज हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। और हमारी हिंदी में भी उर्दू खुलेआम चलती है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने आपको वर्णमाला में कराते वक्त फ के नीचे बिंदी का और फ का अर्थ बताया था, है ना। ज के पाँव में बिंदी और ज का अर्थ बताया था। इससे क्या शब्द बनता है और इससे क्या बनता है, बोलने में डिफरेंस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी भाषा को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। क्या सोच रहे हो? बहुत गहराई से पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ है। अगर और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ाया तो इससे भी छोटी छोटी बातें निकलेंगी। लेकिन अभी के लिए जरूरी है आपका परीक्षा, आपका एग्जाम, उसके अनुसार जितनी आपको जरूरी है उतनी बता रही हूँ। चलिए, मैंने क्या बताया? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। विदेशी भाषाओं के अर्थ समझ गए, देशी समझ गए, तत्सम समझ गए, तद्भव समझ गए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तत्सम के बारे में। जानना आवश्यक है ना, तत्सम क्या है? तत्सम शब्द है तत् और सम, जिसका अर्थ है समता या समान। तत् और सम, यहां हलंत इसलिए लगाया है, तय आधा है,
जिसका अर्थ क्या है? समान, अर्थात एक जैसा। सम्मान से यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? स्रोत भाषा का सम्मान। स्रोत, जिस भाषा से जो शब्द हम लेकर अन्य भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब संस्कृत के जो शब्द हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए तो संस्कृत क्या हुआ? शब्दों के आने का स्रोत या साधन या हुआ ना, है ना। तो हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सीधे के सीधे संस्कृत से उठकर हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कृष्ण, अग्नि, आग आम भाषा में यूज होता है, अग्नि शुद्ध भाषा में यूज होता है। गुरु, लता, कवि आदि बहुत सारे, मैंने तो कुछ एक लिखे हैं। तत् और सम अर्थात सम्मान, सम्मान है। और स्रोत भाषा के लिए क्या है? एक जैसा ही है, यानी कि जैसे के जैसे शब्द वहां हैं वैसे के वैसे हम अन्य भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिखे भी हैं। जानना आपके लिए आवश्यक है, जरूरी भी है, कोशिश भी करिए, प्रयास भी करिए। अन्य शब्दों के बारे में भी मैं लिस्ट दे दूंगी। हाँ, मुझे पता है उपसर्ग पड़ता है कि मैंने नोट्स नहीं डाले, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। हिंदी में बहुत सारे शब्द क्या हैं जो सीधे के सीधे क्या हैं? संस्कृत भाषा से आकर उठाए हैं। ऐसे कैसे उठा के इधर रख दिए, लो भाई पढ़ो और काम करो। एक तरह से देखा जाइए तो कार्य, कार्य का क्या हो जाता है आम भाषा में? काज, या हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं काम। देखो, तीन शब्द अर्थ एक ही, लेकिन तीनों का रूप क्या हो गया? अलग अलग, है ना। यही तो फर्क है, यही तो डिफरेंस है, यही तो लॉजिक है, यही तो तथ्य है जो हमें जानना है, समझना है, देखना है ना। आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, क्या यह तत्सम शब्द है? इसका तत्सम रूप कौन सा है? बताएं। इसका पर्यायवाची रूप कौन सा है? बताएं। अब क्या है, हम पढ़ते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव क्या कहता है? ताता थई थई नहीं कहता। तद्भव भी क्या है? दो शब्दों से बना है, तद और भव, जिसका अर्थ है होना, उससे होना। अर्थात समझ लीजिए, अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। हमें पता है ये शुद्ध रूप में आया एक शब्द है जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, और इसका स्रोत क्या है? संस्कृत है। अब इसी अग्नि शब्द का होना कहाँ से है? संस्कृत से। लेकिन अग्नि का हम आग या अनल इस तरह से कोई परिवर्तित रूप प्रयोग करते हैं तो वो किस में गिना जाएगा? तद्भव में। अर्थात ये शब्द क्या है? इससे है, होना है, इससे इसकी उत्पत्ति है। अर्थात एक और देख लो, वधू और बहू। अब वधू का अर्थ भी क्या है? बहू ही है। यह मेरी बहू है, यह मेरी पुत्र वधू है, अर्थात मेरे बेटे की पत्नी है। ये कौन है? बहू है, अर्थात मेरे बेटे की पत्नी है। लेकिन ये तो है तत्सम रूप और ये है तद्भव रूप। मैंने कहा ना, एक ही शब्द लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित हो गया भाषा में प्रयोग होता है। निकला इसी से ही है, इसकी उत्पत्ति इसी से ही हुई है, ये इसी से ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित रूप में। जब ये शब्द परिवर्तित रूप में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। तत्सम का अर्थ क्या है? समान। और तद्भव का अर्थ क्या है? उससे होना, उससे होना, अर्थात इसके शब्दों का परिवर्तित रूप, इससे निकला हुआ। अब एक और ले लीजिए, रात्रि और रात। अब बताइए इसमें से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है? उदाहरण थोड़े से आसान से ही दिए हैं ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे जब आंकलन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। रात्रि और रात। अब आपको उत्तर देना है इसका कि रात्रि और रात, इनमें से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है? बताइए। ठीक है ना, 3 लिखा है मैंने जानबूझकर, ताकि मुझे याद रहे कि मैं शब्द का कौन सा हिस्सा बना रही हूं। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, एक और, दही ले लो और दधी ले लो। दधी शब्द का ज्यादातर प्रयोग सूरदास जी ने अपनी कविता में किया है ना, कृष्ण कन्हैया के बारे में लिखते हुए, है ना।
उनकी भाषा का लेखन आप जानते हैं, है ना। संस्कृत शब्दों को बहुत प्रयोग में लाते हैं वो, है ना। तो ये जो दही, दही शब्द से ही क्या निकला है, दधी शब्दों का परिवर्तित रूप, ये किस में आएगा, तद्भव में आएगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत से आए हैं, कुछ सीधे के सीधे, कुछ तो मैंने थोड़ा सा मिटा दिया, मैंने तत्सम तद्भव के बारे में आपको बताया है ना, जानते हैं। अब देशी शब्द क्या है, देशी का मतलब क्या हुआ, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, क्या लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, इन भाषाओं से, अर्थात हमारे नेटिव से। अब हमारा एक नेशन है, उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, हर भाषा का अपना एक मौलिक रूप है। वहाँ के जो मूल शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, देशी शब्द। लेकिन इन शब्दों को प्रयोग हम करते हैं पर हमें पूर्ण रूप से यह पता नहीं होता ये कहाँ से आया है, स्रोत तो पता ही नहीं है। अब कौन सा हरियाणवी शब्द है हमें क्या पता, अब हर शब्द की जानकारी थोड़ी लेने बैठेंगे, है ना। तो देशी शब्द क्या हुए, जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा से उठाकर हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं, हम कई बार बच्चे बोल देते हैं ना, मुझे तो पता नहीं है, हमें को पता है नहीं है ना, इस तरह से जो शब्द यूज कर लेते हैं उनको देशी शब्द कहते हैं। वैसे इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता, ये नेटिव डायलेक्ट में आ जाते हैं। अर्थात जब हम अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारी घर की सीखी हुई भाषा का प्रयोग उसमें हो जाना, वो एक तरह से देशी शब्दों का प्रयोग हो जाता है। अब बात करते हैं हम विदेशी शब्दों की। देखो, विदेशी शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ क्या हुआ, कहीं से भी आकर हमारी भाषा में मिल गया, हमें पता भी नहीं लगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। अब मैंने कहा था ना, कुछ ऐसे शब्द जो उर्दू, अरबी, फारसी, जर्मनी या अन्य भाषाओं से उठकर हम हमारी भाषा में प्रयोग कर देते हैं, जैसे आलमारी, अलमारी, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं आलमीरा, वार्डरोब भी बोलते हैं आजकल, शब्दों का फैशन बदल गया है ना। तो हर जो अरबी के शब्द हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ तुर्की भाषा के हैं, कुछ पुर्तगाली भाषा के हैं। देखो, जब भारत में कितने सारे, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन जब अंग्रेजों के हम गुलाम बने थे, या यूं कह दूं गुलाम नहीं थे, अंग्रेजों ने बर्बरता से हमें दबा रखा था, अपनी हैवानियत से हमें दबा रखा था, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। उससे पहले भारत में ना जाने कितने लोग व्यापार के लिए आते थे, पुर्तगाली भी आए, मुगल भी आए, तुर्की भी आए, अरबी लोग भी आए, दूर दराज देश से हमारे साथ बहुत लोग व्यापार करते थे। तो जो भी वहां से आता, हर किसी के धर्म का, भाषा का हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। हम लोगों के जो राजा महाराजा थे ना, वो साहित्य के प्रति बहुत लगाव रखते थे, नृत्य के प्रति बहुत लगाव रखते थे, संगीत के प्रति बहुत लगाव रखते थे। ये मीनारें, इमारतें बनाने उनको मतलब अलग अलग तरह के शौक थे। तो ये शौक हमें आज कहीं ना कहीं पुरानी बिल्डिंग्स में दिख जाता है ना। फॉरेन स्ट्रक्चर भी हमें बहुत सारे दिख जाते हैं, है ना। हर किसी की अपनी सोच हो जाती है। तो ये विदेशी या आगत शब्दों का प्रयोग कहाँ से शुरू होता है, उस समय से ही शुरू होता है, और उस समय से लेकर आज के समय तक हमारी भाषा में जो परिवर्तन आए हैं वो हम हिंदी में देख सकते हैं। अब ऐसे शब्द, आगत शब्द जो अपनी मर्जी से कह लो या हमारी मर्जी से कह लो हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, अर्थात कहीं से आया हुआ। अब इन विदेशी शब्दों को देखो, हिंदी या अरबी के कुछ शब्द बता देती हूँ, जैसे अखबार मैंने बताया था, जुर्माना मैंने बताया था, इशारा करना मैंने बताया था, मुहावरा, है ना। ये शब्द कौन कौन सी भाषा से आए हैं, अरबी भाषा से। अब फारसी के कुछ शब्द कौन से हैं, आदमी, आसमान, कारीगर, ये सारे फारसी के हैं। गुब्बारा, गुलाब, है ना। तुर्की, कुर्ता, कैंची, चाकू। पुर्तगाली भाषा, अलमारी, कमरा, है ना, कनस्तर। फ्रेंच का अंग्रेज, काजू। जापान का रिक्शा, रूसी का मिग, है ना, सपूतनी। कई सारी भाषाओं के शब्द, मैंने कई सारे शब्द आपको बताए हैं जो अन्य भाषाओं से हमारे देश की भाषा में या हमारी हिंदी भाषा में मिले हुए, और वो इस कदर मिल चुके हैं कि हमें पता भी नहीं लगता कि विदेशी हैं, हम तो उनको अपनी भाषा का ही मान के चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर भाषा का अपना अलग एक मूल रूप होता है,
और जब वो भाषा के साथ हम किसी से वार्तालाप करते हैं, जुड़ते हैं, अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के कुछ अच्छी चीज़ें हम खींच लेते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। चलिए, विदेशी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करते हैं संकर शब्द पर। अब संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द, देखो, कोई भी दो भाषाओं के अलग अलग शब्द, जब उन अलग अलग शब्दों को हम साथ में जोड़ देते हैं और वो पूर्ण रूप से एक शब्द बन जाता है, उसको हम कहते हैं संकर। अर्थात गूढ़ रूप से वो अलग अलग है, लेकिन मूल रूप से हम उनको एक कर देते हैं। देखो, हिंदी में बहुत सारे संकर शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, वर्ष और गांठ, दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वर्षगांठ, अर्थात विवाह के बंधन की गांठ, है ना। रेल और गाड़ी, दोनों ही अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन इनको जोड़ने पे क्या बन जाता है? रेलगाड़ी, अर्थात रेल की गाड़ी। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। बैलगाड़ी, है ना। बैल के पीछे हमने एक ट्राला जोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं गाड़ी, वो क्या बन गई? बैलगाड़ी। इसी तरह रेल अर्थात गाड़ी, रेलगाड़ी, है ना। वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ जो शब्द है वो हिंदी है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? वर्षगांठ, अर्थात विवाह के बंधन की गांठ। ठीक है, रेल की गाड़ी। अब देखो, थाने जमादार। अब ये जो थानेदार शब्द है, थाने शब्द तो है हिंदी का सॉरी, दार शब्द है फारसी का, तो क्या बन गया? थानेदार। थानेदार बोले तो इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर, थानेदार, थाने का दार, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, थोड़ा हमें ध्यान रखनी है हिंदी के लिए, और जानना भी है तत्सम तद्भव रूपों को ज़्यादा, विदेशी शब्दों के बारे में। बाकी शब्द तो हमें पता ही है, हम जानते भी हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से हैं, लेकिन मिलकर एक बन गए हैं और अपने रूप को निखारते भी हैं। उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में तो मैंने बता दिया। अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा उत्पत्ति क्या है, स्रोत क्या है, देशी शब्द क्या है, विदेशी शब्द क्या है ना। अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, देख रहे होंगे और तैयारी में भी लग गए होंगे। अब कुछ और शब्द हैं जिनके बारे में मैं बता देती हूँ, जो संकर शब्द में आते हैं, अर्थात दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हिंदी में दो जुड़कर हम प्रयोग कर रहे हैं। दो अलग अलग भाषाएं, चाहे वो भाषाएं कौन सी भी हो सकती है, हिंदी संस्कृत हो सकती है, अरबी संस्कृत हो सकती है, अरबी हिंदी हो सकती है, फ्रेंच इंग्लिश हो सकती है ना। इनके नेटिव भी तो हैं। चलिए बताती हूँ। बीमा, बीमा जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और पॉलिसी, पॉलिसी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। देखो, अंग्रेजी और अरबी दोनों ने मिलकर कितना अच्छा सा शब्द बना दिया ना, बीमा पॉलिसी। अब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, रूप अलग अलग हैं, अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक ही अर्थ बता रहे हैं, बीमा की पॉलिसी, है ना। चलिए एक और करते हैं, रिक्शा चालक करें, बहुत अच्छा है। रिक्शा और चालक, चालक तो हिंदी शब्द है, रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी, जापानी और हिंदी शब्द मिलके क्या बन गया? रिक्शा चालक। एक शब्द मैं लिखती हूं, मुझे बताना आप कौन सा है, क्या है, ठीक है। बे और मेल, इनका जोड़ बनता है बेमेल, ठीक है। लेकिन बे कौन सी भाषा का शब्द है और मेल कौन सी भाषा का शब्द है? मुझसे उत्तर पाइए आप अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, जानिए, कुछ शब्दों पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जो इनका उत्तर हमारी आंखों के आगे होता है लेकिन हमें पता नहीं है।
कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी ये सिलेबस है। समझिए, जानिए और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा जरूर लीजिए। कहीं ना कहीं आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन सफलता की सीढ़ी प्राप्त करने के लिए मन के अंदर दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। हाँ, मानती हूँ कभी कभी कुछ दूरियां आ जाती हैं, लेकिन दूरियों को कभी ना कभी जाना ही होता है और वापस अपने सपने पर, अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रेणु जैन मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, कौन से हिस्से के साथ, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सलाम। सब खुश रहें, आबाद रहें और मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और